नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आप लोगों का पहला ही टॉपिक है क्या, वर्णमाला, या जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्ण विचार। चैप्टर का हमारा नाम क्या है, वर्णमाला। इसी को और हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या, वर्णमाला, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्ण विचार। वर्ण विचार हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि वर्णमाला की परिभाषा। जो वर्ण होते हैं, वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय, या हम कहते हैं वर्णों के समूह के व्यवस्थित क्रमबद्ध को ही वर्णमाला कहा जाता है, को ही वर्णमाला कहा जाता है। हम देखते हैं आगे चलकर कि जो वर्णमाला या वर्ण विचार होते हैं, जो वर्णमाला होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वर्ण प्लस माला। हम देखेंगे फिर आगे चलकर वर्ण क्या होता है और माला से क्या तात्पर्य है। माला से तात्पर्य आप सबको पता है, माला से तात्पर्य आप सबको पता है। जिस तरह हम किसी धागे में, जिस तरह जैसे मान लीजिए कोई ये धागा है, इसमें हम फूलों को पिरोते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, फूलों को चारों तरफ से पिरोते हैं। वैसे ही हम वर्णमाला में वर्णों को पिरोते हैं। वर्णों को जिस तरह हम पिरोते हैं, किसमें, स्वर और व्यंजन में, स्वर और किसमें, व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में। सबसे पहले इतनी चीज़ जान लेने के बाद हम जानते क्या हैं कि वर्ण क्या होती हैं। हम जानते क्या हैं कि वर्ण क्या होती है। उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। हम आप लोगों को आगे बताएंगे। जो वर्णमाला होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वर्ण और किससे, माला से। और उसमें आप लोग देखिएगा वर्ण क्या होता है, उसमें आप लोग देखिएगा क्या, वर्ण क्या होता है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, उसी को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को ही, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। फिर एक बात सामने निकल कर आती है क्या कि क्या वर्ण से भी कोई छोटी इकाई होती है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, वर्ण से भी छोटी इकाई होती है, उसको कहा जाता है क्या है, ध्वनि। जिसको क्या कहा जाता है, ध्वनि। अब हम जानते हैं कि ध्वनि क्या होते हैं। अब हम जानते क्या है कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग मौखिक रूप से किया जाता है, जिसका प्रयोग मौखिक रूप से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहा जाता है। देखिए आप लोग, मौखिक रूप से मतलब आप लोग समझिएगा
जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वह किसी भी ध्वनि का उच्चारण करता है, तो मतलब वही जो उच्चारित रूप ही होता है भाषा का सबसे छोटा, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। फिर हम जानते हैं आगे चलकर कि हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। फिर हम जानते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या जाने, पहले हम जाने क्या कि वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। फिर उससे भी छोटी इकाई होती है भाषा की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ध्वनि के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, क्या जानते हैं, वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 52 होती है। ठीक, इतना चीज़ जान लेने के बाद हम आगे देखते क्या हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे इससे कि इस 52 वर्ण में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। मतलब हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि वर्ण के भेद। फिर आगे हम लोगों की हेडिंग क्या पड़ेगी, वर्ण के भेद। आप लोग इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे देखिएगा, आप लोग लिखिएगा। अगला हमारा क्या होगा, जैसे संख्या में आप लोग जान गए हैं, फिर आगे हम लोग जानेंगे क्या कि जो यही वर्ण होता है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो वर्ण के भेद, जो वर्ण के भेद होते हैं हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं क्या, स्वर, और एक को और क्या कहते हैं, व्यंजन। ये जो 52 वर्ण होते हैं इसमें से एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक, तो 52 वर्ण में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, तो इसको हम भी स्वर और व्यंजन को 2 भागों में पहले तोड़ लेते हैं। तो पूछेगा आप लोगों से एग्ज़ाम में स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है, और फिर एग्ज़ाम में आप लोगों से भी क्वेश्चन आएगा स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है। तो जो स्वरों की मूल संख्या होती है 11 और कुल संख्या होती है 13। और फिर व्यंजन की जो होती है इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, मूल संख्या और कुल संख्या। तो जो मूल संख्या होती है व्यंजन की वह होती है कितनी, 33, और जो कुल संख्या हम व्यंजन की जानते हैं कितनी होती है, 39। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन आता है, देखिए 11, 13, 33 और 39, 11, 13, 33, 39, इन सबको हम देखते हैं तो जो हमारा 13 और 39 मिलाकर वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 52 होती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से सीधा सीधा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोग लगाएंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, क्योंकि अभी हम आगे जब आप लोगों को स्वर का वर्गीकरण बताएंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कौन से 2 स्वरों को छोड़ दिया जाता है जिसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है। ठीक, अभी आप लोगों से सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितने मानते हैं, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन कितना, 11। इतनी चीज़ें जान लेने के बाद हम आगे देखते हैं, जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या उसके भेद जान लेने के बाद हम देखते हैं कि ये जो 52 वर्ण हैं इसमें से कितने वर्ण आधुनिक वर्ण कहे जाते हैं। 52 वर्णों में कितने वर्ण आधुनिक वर्ण कहे जाते हैं। तो हमारी हेडिंग पड़ेगी क्या, आधुनिक वर्ण। आप सबको पता है कि आधुनिक वर्ण का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं। तो जो इस 52 वर्णों में जो वर्णों की संख्या होती है उसमें से कौन से ऐसे वर्ण हैं जो बाद में जन्मे या जिसकी उत्पत्ति बाद में हुई, तो हम उसको जानते हैं। इसकी जो आधुनिक वर्णों की संख्या आती है वह 5 होती है। उसमें कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, अड़ और ढ को लेते हैं। इतना हम जान लेने के बाद इसमें से देखते हैं जो 52 वर्ण होते हैं उसमें से कितने, जो 52 वर्ण होते हैं कितने स्त्रीलिंग होते हैं, कितने स्त्रीलिंग होते हैं और कितने पुल्लिंग होते हैं।
कितने स्त्रीलिंग होते हैं और कितने पुल्लिंग होते हैं। जो 3 संख्या होती है, जो 3 वर्ड उसमें से वो आते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी 49 वर्ड किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये 3 वर्ड जो स्त्रीलिंग में आते हैं ये कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखिएगा, ई, बड़ी ई और री। बाकी जो 49 है वह किस में चले जाते हैं, पुल्लिंग में। इतना चीज़ें जान लेने के बाद अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा। आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि सर हमको बताइए वर्ण, अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर होता है, आप लोगों से कोई एग्ज़ाम में पूछे या एग्ज़ाम में भी पूछे या वैसे भी कोई आप लोगों से ऐसे मौखिक रूप से कोई अगर आप लोगों से पूछ लेता है वर्ण, अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर है, तो आप लोग उसको बताइएगा। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, क्या, वर्ण, अक्षर और किसमें, ध्वनि में। आप लोगों को बेसिक सा अंतर है, इसको आप लोगों को जानना चाहिए। अभी हम आप लोगों को बताएं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग सिर्फ लिखने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो इसको देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको लिपिबद्ध किया जा सके, लिपिबद्ध किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको लिपिबद्ध किया जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे जो हमारे 52 वर्ड हैं, उसको जब हम लिख देते हैं, उसी को 52 वर्ड को जब हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए क है, इसको हम लिख दिए, इसी को हम क्या कहेंगे कि ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ही वर्ण कहलाती है। फिर हम आगे देखते हैं क्या, ध्वनि। यही जो वर्ण हम लिखते हैं इसी का प्रयोग अगर हम बोलने के लिए करें, इसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग हम मौखिक रूप से करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग हम मौखिक रूप से करते हैं, ध्वनि कहलाता है। अब बात आई क्या कि अक्षर क्या होते हैं, तो सीधे सीधे जानिएगा आप लोग, स स्वर को ही अक्षर कहा जाता है, स्वर को ही अक्षर कहा जाता है। या तो हम ध्वनि की एक और परिभाषा दे सकते हैं कि वर्ण के उच्चारित रूप को ही ध्वनि कहा जाता है। इसकी अगर एक परिभाषा आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या, कि जो वर्ण होता है उसी के उच्चारित रूप को ध्वनि कहा जाता है, और जिसमें जो स्वर सहित बोले जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे स स्वर को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। इतनी चीज़ें जान लेने के बाद इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं। आगे हम आप लोगों को एक हेडिंग डलवाते हैं, उसको आप लोग लिखिएगा। फिर आगे चल के हम आप लोगों को एकदम डिटेल में स्वर पढ़ाएंगे, व्यंजन पढ़ाएंगे, उसका पूरा वर्गीकरण बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग एक हेडिंग बनाइएगा, भाषा की सबसे छोटी या इसी को बोलते हैं क्या, सबसे लघुत्तम
या हम इसी को बोलते हैं क्या, भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई कौन कौन होती हैं। भाषा की सबसे छोटी या सबसे लघुत्तम या मूल इकाई कौन कौन सी होती है, हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, इसमें देखिएगा। तो हमें अभी हम आप लोगों को बताएं कि भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई पूछेगा तो वर्ण होती है, और अगर मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि होती है। तो आप लोगों से पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, छोटी इकाई, तो हम किसको बताएंगे, वर्ण या ध्वनि के, वर्ण या ध्वनि को। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शब्द का। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको, भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है वो कौन सा कहा जाएगा, तो आप लोग बताएंगे क्या, शब्द, क्योंकि वर्ड से मिलकर किसकी संरचना बनती है, शब्द की। अब फिर आगे इसी तरह एक और बनता है, आप लोग देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है। व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पद। ठीक, अभी ये पद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी हम आप लोगों को आगे समझाएंगे। ठीक, इसमें से एक टॉपिक और आगे निकल कर आता है, एक हेडिंग और निकल कर आता है कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है, वाक्य। देखिएगा आप लोग ध्यान से, वर्ड मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, शब्द की, और शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, वाक्य की। इसमें एक चीज़ आया है क्या, पद। भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। अब हम पद को जानेंगे कि पद होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड ले लेते हैं क्या का, यह मिलकर किसका निर्माण करेगा, शब्द का। तो एक शब्द बना दीजिए काम। अब हम कोई एक वाक्य लिखते हैं, जैसे हम कोई एक वाक्य लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एक वाक्य लिखते हैं, राम काम करता है, राम काम करता है। यह पूरा एक वाक्य है। इसको हम पद कब कहते हैं, जब कोई वाक्य होता है उसमें कोई ना कोई व्याकरण का नियम लग जाता है। जैसे यह है शब्द है, इस पूरे वाक्य को पूर्ण करता है। यह कैसे पूर्ण करता है, क्योंकि इसमें व्याकरण का कोई ना कोई नियम लगा है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या है, पद कहलाती है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे लेके चलते हैं कहाँ पे, जो वर्णमाला में आप लोगों को वर्ण के भेद बताए हैं उस पे लेके चलते हैं। तो आप लोगों को पता है, अभी हम आप लोगों को आगे बताए हैं कि जो वर्ण होते हैं उसको हम दो भेद या दो भागों में बांटते हैं। वर्ण को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। यहाँ से निकालते क्या, वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, दो भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक को कहते हैं क्या है, स्वर, और एक को क्या कहते हैं, व्यंजन। अब देखिएगा, अब हम पहले लेके चलते हैं क्या, किसको, स्वर को। अब हम स्वर को लेके चलते हैं, तो स्वर में हम पहली चीज़ जानेंगे, स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद जानेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक, और जो ये स्वरों की संख्या है ये अपने किस रूप में होते हैं, तो जो स्वरों की संख्या होती है ये अपने किस रूप में होते हैं, मूल रूप में। ठीक, इतना चीज़ जान लेने के बाद फिर हम आगे जानते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार। इतना चीज़ जान लेने के बाद हम आगे देखते क्या हैं कि स्वर का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, स्वर का वर्गीकरण।
तो अगली हेडिंग बन जाएगी इधर क्या, स्वर का वर्गीकरण। पहले आप इतनी चीज़ों को जानिए। जब स्वर की परिभाषा देने की बात आएगी तो हम इसमें कई परिभाषा देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बोले जाएं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाएं उसे क्या 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 कहते हैं, स्वर कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हम कोई भी परिभाषा दे सकते हैं जो आप लोगों को बताए हैं। तो उसमें आप एक परिभाषा लिख लीजिएगा कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बोले जाएं, जो बिना किसी अवरोध के बोले जाएं, अवरोध के बोले जाएं, जो बिना किसी अवरोध के बोले जाएं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यहाँ अवरोध से तात्पर्य यही है कि ऐसे वर्ण, यहाँ अवरोध से तात्पर्य यही है कि ऐसे वर्ण जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाएं। अब संख्या में अभी हम आप लोगों को बताएं कि अगर आप लोगों से चाहे मूल संख्या पूछे चाहे कुल संख्या पूछे, अगर हिंदी वर्णमाला दे के पूछता है तो आप लोगों को मानना कितना है, 11 है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं आ ई ये इनकी स्वरों की संख्या 13 होती थी, लेकिन 2 का प्रयोग कहाँ पे होता है, संस्कृत में होता है। इस वजह से हिंदी में 2 को छोड़ दिया जाता है। तो 13 और 39 मिला के वर्णों की संख्या 52 होती है। उसमें से 13 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी 39 व्यंजन होते हैं। उसमें से हम सिर्फ 11 ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें से जो अनुस्वार होते हैं और विसर्ग होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो स्वर होते हैं ये अपने किस अवस्था में होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही 11 स्वर होते हैं। आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अपने मूल रूप में होते हैं। ये अपने किस रूप में होते हैं, मूल रूप में होते हैं। यह अपना रूप बदलते हैं, यह अपना रूप बदलते हैं। तो यह अपना रूप बदलकर किसका निर्माण करते हैं। अगर आप लोग पूछेगा जो स्वर अपने मूल रूप में होते हैं या अपना रूप बदलकर किसका निर्माण करते हैं, तो यह अपना रूप बदलकर किसका निर्माण करेंगे। तो एक शब्द आता है मात्रा। तो अब आएगी इसकी मात्रा, अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। बस इतना जानते रहिएगा कि जो स्वर होते हैं अपना रूप बदलकर मात्रा का निर्माण करते हैं, उस मात्रा की संख्या होती है 10, ठीक। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह आप लोग जानते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, ठीक ना। उसके बाद आते हैं किस पे, स्वर के प्रकार पे। तो हम इसको मिटा के यहाँ फिर से लिखते हैं क्या, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम बताते क्या हैं, स्वर के प्रकार, ठीक ना। आगे क्या बताते हैं, स्वर के प्रकार। हमारी हेडिंग क्या पढ़ती है, स्वर के प्रकार। हमारी हेडिंग पढ़ती है क्या, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, ठीक ना। इसमें हम देखते हैं, इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। कोई अगर एग्जामिनर अच्छा आप लोगों से मिल गया तो इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। स्वर मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से, और स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं, कुल कितने प्रकार के होते हैं, कुल प्रकार, ठीक ना। तो जब स्वर के मूल प्रकार की बात आएगी तो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं स्वर, और कुल 4 प्रकार के होते हैं। आगे चलकर जो ये मूल रूप है और कुल प्रकार है, सबकी डिफिनीसन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं मूल रूप से कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, इसको हम हर्ष स्वर भी बोलते हैं, हर्ष स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं, मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक ना। फिर दूसरा कौन सा होता है, दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर। फिर तीसरा कौन सा होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। आगे चलकर सबका परिभाषा हम आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक ना। कुल प्रकार में यही तीनों प्रकार होते हैं, एक प्रकार इसमें और जुड़ जाता है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। कुल प्रकार पूछा तो कौन कौन से? ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। फिर आगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। फिर आगे का संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ये एग्जाम में 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। इतना चीज़ हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ाएंगे क्या? स्वर का वर्गीकरण। यहाँ से ध्यान से आप लोगों को समझना है कि स्वर का वर्गीकरण हम कितने भागों में करते हैं। फिर ये जो चीज़ें हम आप लोगों को बताए हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, मूल स्वर क्या होता है, सबकी आगे चल के हम परिभाषा बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारी हेडिंग क्या पड़ती है? स्वर का वर्गीकरण। अब यहाँ से हम आगे बताएंगे क्या? स्वर का वर्गीकरण। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या? स्वर का वर्गीकरण। हम लोग आगे हेडिंग बना लेंगे क्या? स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। जो स्वर का वर्गीकरण करते हैं हम 7 भागों में करते हैं। जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं हम कितने भागों में करते हैं? 7 भागों में करते हैं। आइए पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलकर सबको एक एक को उठाएंगे, सबकी परिभाषा लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले जब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर करते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसका वर्गीकरण करते हैं? स्वर का। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। फिर आगे चलते हैं, कालमान। कालमान या इसी को हम कहते हैं काल, या इसी को हम कहते हैं उच्चारण काल। उच्चारण काल, या इसी का एक और नाम है लगने वाले समय के आधार पर। लगने वाले समय के आधार पर। लगने वाले समय के आधार पर। समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। फिर इसमें हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, क्या आता है आगे चलकर। जो स्वर का वर्गीकरण करते हैं किस आधार पर करते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब कौन से स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, वही बात ये कह रहा है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। फिर आगे चलते हैं, किसके आधार पर करते हैं? जिह्वा के आधार पर क्या करते हैं? स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। स्वर का वर्गीकरण करते हैं। फिर आगे चल के हम देखते हैं पांचवां क्या है, किसके आधार पर करते हैं? मुख विवर बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख विवर के आधार पर। मुख विवर या मुखाकृति बोलते हैं इसी को। मुखाकृति के आधार पर। के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो इसको मिटा के हम आगे बताएं, ठीक है ना। इसका हम आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, फिर इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे 2 और बता देते हैं। 5 हो गया है, 2 और बता देते हैं, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करिए, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ तक बताए हैं? मुख विवर के आधार पर। 2 इसमें और होता है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? स्वर का वर्गीकरण करते हैं। एक छठवां कौन सा होगा? ओष्ठ के आधार पर क्या करते हैं? स्वर का वर्गीकरण करते हैं। ओष्ठ के आधार पर।
आधार पर क्या करते हैं, हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। फिर एक और होता है, यह होता है जाति के आधार पर हम क्या करते हैं, स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। इतना चीज़ हम आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को वर्णमाला लगभग 3 वीडियो में हम आप लोगों को वर्णमाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जो बिगनर है, जो कभी हिंदी नहीं पढ़े, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो होगी, एकदम बेस्ट वीडियो होगी। थैंक यू, धन्यवाद।